नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैंने आपको कल प्री के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पहले संक्षिप्त रूप से उसके बाद विस्तार से सिलेबस की जानकारी दी गई थी। आशा है कि आप सब सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए होंगे और निरंतर सिलेबस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आगे की रणनीति में सफलता के अवसर अधिक से अधिक हो सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूपीएससी का जो पेपर है वो दो भाग में विभाजित है, साक्षात्कार को छोड़ के। पहले भाग का सिलेबस कवर हो चुका है। आज हम दूसरे भाग के सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेंस के सिलेबस को जानना। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जीएस पेपर फर्स्ट देखते हैं। आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइएगा। जो मेंस का पूरा जो पेपर है, पेपर का शेड्यूल जो है वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे कि पहले ही जीएस पेपर फर्स्ट आ गया। ठीक है, उसमें सारा मॉड्यूल दिया रहेगा कि कौन सा पेपर कब और कैसे और कितने अंक का होगा, तो उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में हमारा आता है भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला। तो हमें क्या करना है, जो भारत की संस्कृति रही है, ठीक है, वो चाहे प्राचीन काल की हो चाहे अब भी जो भी प्रचलित में है, तो उनके बीच में प्राचीन से लेके अब तक जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है, उनके बीच में जो कला है और जो साहित्य है और वास्तुकला है, उसके जो प्रमुख पहलू होंगे जो हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास। जैसा कि आपको पता होगा कि मेंस में तो लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री और वो भी मॉडर्न पे, इसलिए क्योंकि उसमें जो पहले का हिस्ट्री रहता है, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री, वो नहीं आता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। 18वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1750 के दशक का टाइम। ठीक है, 1750 के दशक का टाइम, उस टाइम में के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में 18वीं शताब्दी के मध्य को ही 1750 के दशक, मतलब सेम टाइम वही है, के दौरान की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कुछ व्यक्तित्व वर्तमान तक देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न चरणों और महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं और उनका योगदान। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग हिस्से से, यानी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्से से विभिन्न चरणों में, क्योंकि एक ही बार तो स्वतंत्रता संग्राम तुरंत हो नहीं गया था कि तुरंत स्टार्ट हुआ तुरंत फाइनल हो गया, उसमें काफ़ी टाइम लगा था। तो इसलिए विभिन्न चरणों में अलग अलग जगह से जिन्होंने भी योगदान दिया था, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना है, उनका व्यक्तित्व भी हमें जानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, यानी कि जब स्वतंत्रता हो गई, भारत देश जब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद इस देश में जो समेकन करना था, इकट्ठा करना था, जो पुनर्गठन करना था कि दोबारा सब कुछ कैसे एडजस्ट किया जाए कि आगे हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। आगे चलते हैं। विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास भी इसमें आता है, यानी कि मेंस पेपर में। ठीक है, जीएस फर्स्ट में। आगे चलते हैं। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी के बाद से समाज पर घटनाएं, उनके रूप और प्रभाव, विश्व युद्ध हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, उपनिवेशवाद हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण हो गया, और फिर उपनिवेशवाद फिर से ये दोबारा रिपीट कर दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो मिसप्रिंट हो गया है तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि।
तो 18वीं शताब्दी के बाद से समाज पर जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें जानना है। वो जो घटनाएं हुई हैं उनका किस हिसाब से कौन सा स्वरूप था और उस घटनाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें जानना है। 18वीं सदी में ही विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें जानना है। औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या प्रभाव पड़ा था, क्या उसकी विशेषताएं थी, उपनिवेशवाद का कंडीशन उस वक्त क्या था, ठीक है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण कैसे हुआ था, और राजनीतिक जो उस टाइम के दर्शन थे, और साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। आगे चलते हैं, समाज के बारे में देखते हैं। भारतीय समाज और विविधता, यानी कि भारत का जो समाज है और उसमें जो विविधता है, बहुत सारे समाज में जो पहलू हैं उनके मुख्य पहलू हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, ठीक है, क्या रही उस वक्त, जनसंख्या कैसा था, ठीक है, और उससे संबंधित मुद्दे, ठीक है, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे हमें देखना है, शहरीकरण देखनी है, उनकी समस्याएं देखनी है, और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट में ही है, जीएस फर्स्ट में ही है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। सामाजिक सशक्तिकरण मतलब समाज में जो सशक्तिकरण का रूप था वो किस हिसाब से था, ठीक है, सांप्रदायिकता कैसी थी, ठीक है, उस टाइम पे क्षेत्रवाद कैसा था, और धर्मनिरपेक्षता कैसी थी, उसका क्या प्रभाव था उस वक्त। आगे देखते हैं, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी भारत का जो समाज था उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव था, ठीक है। आगे देखते हैं भूगोल के बारे में। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी कि अगर जो हम दक्षिण एशिया को देखते हैं और उसमें इंक्लूड करना है किसको, भारतीय उपमहाद्वीप को भी उसमें लेना है दक्षिण एशिया में, क्योंकि आता ही है, ठीक, उसमें जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण कैसा है। भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के उद्योग, ये जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के उद्योग हैं उनके बारे में आपको आगे सिलेबस में कवर अप किया जाएगा, ठीक है। उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक थे। महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, जैसे कि भूभौतिकीय घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी हो गई, ज्वालामुखी की जो गतिविधि और चक्रवात आदि के बारे में। भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन हो गया, जल निकायों और ध्रुवीय बर्फ की टोपी सहित और वनस्पतियों और जीवों में और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हमें जानना है। आगे हम चलते हैं, अब हमारा आ जाता है जीएस पेपर सेकेंड। जीएस पेपर सेकंड में हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में हमें ऐतिहासिक आधार देखना है, भारतीय संविधान का विकास देखना है, उसकी विशेषताएं देखनी है, संशोधन देखना है, महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो देखना है, बुनियादी संरचना देखना है, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना करना है, संघ और राज्यों की कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे हमें देखने हैं और उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है, विभिन्न अंगों, विवाद निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे है, कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना कैसी है, संगठन और कार्यप्रणाली कैसी है, संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे, जैसे उसका संरचना हो गया, कामकाज हो गया, व्यापार करना हो गया, शक्तियों और विशेषाधिकारों और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह जो होते हैं हमारे, और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखेंगे, विभिन्न संवैधानिक निकायों के विभिन्न संवैधानिक पदों के शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति, ठीक है। आगे वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन देखें, और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के उद्देश्य से सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, ठीक है। आगे चलते हैं विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों,
संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और इन योजनाओं का जो प्रदर्शन रहा है, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें देखेंगे, भारत और उसके पड़ोस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और या भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले समझौते जो हैं। ठीक है, भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां जो हैं उनकी संरचना और जनादेश। ठीक है, आगे चलते हैं, जीएस पेपर थर्ड। ठीक है, जीएस पेपर थर्ड में हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना संसाधन जो जुटाने होते हैं। ठीक है, उनका विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, सरकारी बजट देखेंगे, समावेशी विकास और संबंधित मुद्दे जैसे चुनौतियाँ, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव। ठीक, 1991 के बाद के परिवर्तन। ठीक, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव और संरचना, यानी कि ऊर्जा हो गया, बंदरगाह हो गए, सड़कें हो गए, हवाई अड्डे हो गए, रेलवे आदि। निवेश मॉडल देखेंगे, पीपीपी। ठीक है, आदि। ये आगे देखेंगे कृषि, मतलब निवेश मॉडल केवल पीपीपी बस नहीं देखना है, एक्स्ट्रा और भी देखना है। ठीक है, कृषि के बारे में। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल का पैटर्न जो है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई है, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी। ठीक, पशुपालन का अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र और महत्व स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि का जो सब्सिडी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, कार्य प्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, भारत में भूमि सुधार, विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, हाल के घटनाक्रम और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामान्य जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे, वातावरण यानी कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, आपदा प्रबंधन, कानून, अधिनियम आदि जो इससे लेके हैं। सुरक्षा का देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेता। ठीक है, विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका क्या है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे और डे बाय डे न्यूज़ से भी हमें ये सारी जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसको भी हम ऐड ऑन करते रहेंगे। साइबर सुरक्षा की मूल बातें, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और उसकी रोकथाम कैसे करनी है, क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध कैसे है। ठीक है, विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों और उनके जनादेश। आगे देखते हैं, जीएस पेपर फोर्थ हम देखते हैं, यूपीएससी के मुख्य पाठ्यक्रम में नैतिकता के इस पेपर में उम्मीदवारों के दृष्टिकोण और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के लिए उनकी समस्या समाधान के दृष्टिकोण की जांच करने के लिए प्रश्न शामिल है। ठीक है, इसलिए ये है, इसका रीजन यही है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है ताकि आप इससे अच्छे से समझ पाओ। प्रश्न इन पहलुओं को निर्धारित करने के लिए केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं और परीक्षा में नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में उल्लिखित क्षेत्र शामिल हैं।
जैसे कि देखेंगे नैतिकता और मानव इंटरफेस, ठीक है। मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम, ठीक है। नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, ठीक है। नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। रवैया जैसे कि दृष्टिकोण की सामग्री, संरचना और कार्य, विचार और व्यवहार में दृष्टिकोण का प्रभाव, विचार और व्यवहार के दृष्टिकोण का संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। कौशल के बारे में देखेंगे, सिविल सेवा की योग्यता और मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निष्पक्षतावाद, ठीक है, जनसेवा के प्रति समर्पण, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जो हमारी सहानुभूति होगी, सहिष्णुता जो होगा, जो करुणा होगा। भावनात्मक बुद्धि जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएं, ठीक है। प्रशासन और शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता और अनुप्रयोग, विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, नैतिकता की अवधारणाओं में भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य और नैतिकता, ठीक है। स्थिति और संबंधित समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक। आगे देखते हैं, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, शासन में ईमानदारी कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक सेवा की अवधारणा, शासन और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली न्यूज़ भी चल रहा है, सूचना का जो अधिकार होता है, ठीक है, उसके बारे में न्यूज़ चल रहा है। आप लोग अगर जो डे बाई डे परिचित होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। फिलहाल आगे आपको सब कुछ बताया ही जाएगा डिटेल में। आगे चलते हैं, नैतिक आचार संहिता, आचरण के नियम, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। देन उसके बाद से हम अभी उसके बाद से उसके पेपर का जो मॉडल है, कितना पेपर कितने टाइम का है, कौन कौन सा पेपर है, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा क्वालिफाइंग है, ठीक है, कौन सा मेरिट लिस्ट बनेगा, तो फिर इस हिसाब से हम फिर आगे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। पेपर का पैटर्न अब आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, जो फर्स्ट पेपर होगा प्री का, उसमें 2 पेपर होंगे, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, देन दूसरा होगा सीसेट, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होंगे, उसका देख लीजिए। जीएस पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, 100 की। सीसेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। अंकों की जो कुल संख्या होगी 400 होगी, यानी कि जीएस पेपर जो फर्स्ट होगा उसका 200 अंक होगा, सीसेट का भी 200 अंक होगा। नकारात्मक जो अंक होंगे वो 1 मतलब थर्ड होंगे अंक प्रश्न के लिए आवंटित कुल अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा, ठीक है। आवंटित जो समय है, जो हमें समय मिलेगा वो 2 घंटे का, ठीक है। प्रत्येक जीएस जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, जो सीसेट पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। कब कब पेपर होगा ये टाइमिंग देख लीजिए, 9:30 पे, ठीक है, और फिर वो देन 11:30 वो भी AM पे ख़त्म हो जाएगा। सीसेट का जो होगा वो 2:30 पे PM पे स्टार्ट होगा और 4:30 पे ख़त्म हो जाएगा। देन हम मेंस का ही देखते हैं, ये मेंस का पेपर है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट है मेंस का, अनिवार्य भारतीय भाषा, यानी कि कोई सा भी भारतीय आप लैंग्वेज ले सकते हैं जो हमारे संविधान में है, ठीक है। 3 घंटे का होगा, 300 होगा, ठीक है। ये योग्यता के आधार पे होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 25% मार्क्स आना चाहिए या उससे अधिक आना चाहिए। अगर जो उससे कम आता है तो फिर आपका आगे का जो कॉपी होगा वो चेक नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कंपलसरी है, इसके लिए मतलब ये मत सोचिएगा कि टेंशन फ्री, ठीक है, इसको भी करना है।
पेपर जो सेकंड होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा, मतलब बेसिक जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, वो भी 3 घंटे का होगा, 300 उसके मार्क्स होंगे। इसमें भी बस एक योग्यता ही देखना है, यानी कि क्वालिफाइंग होगा। पेपर फर्स्ट ये जो बी के बाद सी है, यानी कि थर्ड पेपर है, वो पेपर निबंध का होगा। ठीक है, ये भी 3 घंटे का होगा, ये 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये जो जीएस पेपर फर्स्ट है, यहाँ से सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 250 का होगा। ठीक है, इसमें बताया जा चुका है आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। जो जीएस पेपर ये सेकंड है, शासन, संविधान, कल्याण, पहल, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर थर्ड जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, वो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, कृषि, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये भी 3 घंटे का होगा, 250 मार्क्स का। आगे देखेंगे सामान्य अध्ययन का पेपर चौथा, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता, ये भी 3 घंटे का होगा और 250 मार्क्स का होगा। देन हम लास्ट देखते हैं, ये होता है पेपर सामान्य अध्ययन का जो चौथा, इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता, जो कि मैंने पहले ही बताया है, इसमें 3 घंटे का है, 250। ये दोबारा रिपीट हो गया है, इस पर परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है ये एक वैकल्पिक विषय का पेपर होगा, जिसमें आपको वैकल्पिक विषय सेलेक्ट करना होगा अपनी मर्जी से। उसमें लिस्ट आप लोग कहिएगा तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट में से आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसको जो सब्जेक्ट पसंद होगा अपने हिसाब से वो उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर जो उसमें कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर उस पर भी एक अच्छे से वीडियो बना दिया जाएगा कि कैसे हम सेलेक्ट करें एक ऑप्शनल, अगर जो हमें लेना है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगर जो भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो होगा वो पेपर 3 घंटे का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। और देन ऑप्शनल पेपर का पेपर 2 होता है, एक ही पेपर नहीं होता, फर्स्ट पेपर होता है देन सेकंड पेपर होता है। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे और दोनों में मार्क्स आएंगे 250-250, यानी कि सबसे अच्छा स्कोर हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जो ऑप्शनल हम बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से तैयार कर लें तो यहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं, और इसका स्कोर काफ़ी आगे चल के हमें बेनिफिट दे सकता है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट चुने ध्यान से चुने, हर एक चीज़ मतलब सेलेक्ट कर लें कि कैसे कैसे कौन कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, उसके बाद ही उसको सेलेक्ट करें, और जो भी सेलेक्ट करें उसको अच्छे से तैयार करें ताकि इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। चलिए, अगला वीडियो आपको अगले टाइम में मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। कल से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, यानी कि आपको सही मायने में जो क्लास है कल से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी ये जो सिलेबस आपको बताया गया है, ये आपको रोज़ रीडिंग करना ही करना है, कंपलसरी है, आपके माइंड में ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, एकदम अच्छे से ये लर्न होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ताकि हमें क्या किस पे में कितना पढ़ना है उस अकॉर्डिंग हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकें, अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो हमें अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा देन आगे जो भी क्लास चलेगा उसको जैसे जैसे क्लास चलेगा उसका वर्क उसी के साथ कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मेरा यही कहना है। कल से जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है, आप डेली बाय डेली जो पढ़ाया जाता है, जितना वर्क दिया जाता है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे अच्छी बात है जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके कीवर्ड्स भी दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान से रोज़ लिखने का प्रयास करना है, और वो भी निरंतर करना है। कीवर्ड्स का यूज करके, उसका प्रयोग करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि 10 से 15 जो क्विज होंगे प्रीलिम्स के जो होंगे क्वेश्चंस, वो हमें सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, चाहे जब हमें टाइम मिले उसके लिए, लेकिन वो काम करना है ताकि वो हमारे हैबिट में हो, हमारे आदत में हो। ठीक है, उसके बाद कल से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, जो भी वर्क दिया जाएगा वो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग निरंतर करते रहेंगे, और जो भी सीरियस होगा प्लीज़ उससे ये गुजारिश है, जो भी सीरियस होगा वो सारा काम करेगा, जो नहीं सीरियस होगा वो कृपा करेगी, मतलब अपना टाइम कहीं और लगाए, यहाँ पे फिर वेस्ट ना करे, क्योंकि ये
इतना लेंदी सिलेबस है कि इसको आपको कंटिन्यूसली कंप्लीट करना ही है। अगर जो आपने गैप किया तो पीछे का फिर से सब कुछ चला जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा, फिर से हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में छोड़ेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे निरंतर चलता रहेगा। फिर हमारा काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि हमें जो करना है एकदम मन में ये ठान लेना है, ये बैठा लेना है कि हमें लगातार काम करना है, तो ही हमें ये स्टार्ट करना है। नहीं तो अदरवाइज़ हमें क्या करना है, दूसरा कोई काम जिसमें हमारा मन लग रहा है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इन्वॉल्व होने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कठिन है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लगातार जो टिका रह सकता है वही इसमें इन्वॉल्व होगा। ये धन्यवाद।